प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों हम लेके आ चुके हैं आपको 100% यहाँ पर असली पूरा गर्दा मचाने वाला आपका असली 13 तारीख का पूरा पेपर। यकीन मानिए दोस्तों, यही पेपर आपको पूरा का पूरा ज्यों का त्यों देखने को मिलेगा। तो वीडियो को दिल थाम के देखना और लास्ट तक देखना, क्योंकि हमारे आज के इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। तो फिर ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। चलिए पहले आगे शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है भक्ति काल के दो कवि तथा उनकी रचनाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर भक्ति काल मतलब तुलसीदास, जिनकी रचना हो जाएगी रामचरितमानस। और यहाँ पर आप एक और लिख सकते हैं, जिस एक और हो जाएगी रचना की हो जाएगी कवितावली। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए आगे अपना दूसरा दिया हुए हैं कबीरदास। तो कबीरदास आपकी साखी शब्द और रमेनी, ये जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपना प्रश्न क्रमांक 6 है। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 6 देखा, अब उसका प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा देखेंगे। चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। छायावाद के दो कवि उनकी रचनाएं। ठीक है, तो सुमित्रानंद पंत और इनकी रचना हो जाएंगी युगवाणी, पल्लव, वीणा और गुंजन। उसके बाद अपने दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की फर्स्ट रचना हो जाएगी कामायनी, आंसू, लहर और झरना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक बार अच्छे से देख कर पूरा का पूरा कंटेस्ट कर लेना वीडियो को, और लाइक ज़रूर कर देना। आपके हर एक लाइक से हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना, ताकि हमारे अगले पेपर की वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। और ये सब बिल्कुल फ्री है, हमारी तरफ से 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल फ्री। चलिए अगर हम चाहते तो इसके पैसे भी लगा सकते थे, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ है रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखी। तो यहाँ पर दिया है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, उसके बाद रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। इन कवियों ने संस्कृत के आचार्यों का अनुकरण कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद है श्रृंगारिता रीतिकाल की दूसरी बड़ी विशेषता श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल की कविता में नख, सिख और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण व्यापक स्तर पर हुआ है। चलिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट करते चलना। चलिए हम अपना देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है जो आपका प्रश्न क्रमांक 7 में लिखना है आपको भारतीय युग की दो प्रवृत्तियाँ। दोस्तों इससे पहले हम एक और सेट आपका डाल चुके हैं बिल्कुल रियल पेपर का, अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर आप वो देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम मतलब इसका आंसर देखते हैं। चलिए यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखते हैं। भारतीय युग की दो प्रवृत्तियाँ देख सकते हैं आप। राष्ट्र प्रेम का भाव, उसके बाद है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारतवासियों में सोई हुई आत्मशक्ति के कारण जागरण के साथ ही राजनीतिक अधिकारियों के प्रति लालसा बढ़ी, जिससे उनमें राष्ट्रीयता के भाव का उदय होना स्वाभाविक था। उसके बाद अपना दूसरा है जनवादी विचारधारा। भारतीय युग का साहित्य पुराने ढांचे से संतुष्ट नहीं है, वे उनमें बदलाव कर यह सुधार कर उसमें नयापन लाने का प्रयास किए हैं, जिससे समानता और जनवादी विचारधारा लाया जा सके। दोस्तों इससे एक भी प्रश्न आपके पेपर में बाहर नहीं आएगा। जितने भी सेट हैं आपके सभी में 1 से प्रश्न आने वाले हिंदी में, बिल्कुल सभी में, क्योंकि जो आपका है एक और हम इससे पहले सेट डाल चुके हैं, तो आपको वो वीडियो पूरा आ जाना है और पूरा वॉच करके आना है। ठीक है, और इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसे भी आपको पूरा वॉच करना है। सिर्फ एक बार देख लेने से ही आपको पूरा पेपर याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 8 क्या दिया है? रेखाचित्र व संस्मरण में अंतर। आप देख सकते हैं रेखाचित्र व संस्मरण में अंतर। रेखाचित्र में किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का कलात्मक प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जबकि श्री राम शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि प्रमुख रेखा चित्रकार है। ठीक है, अब उसके बाद संस्मरण में यहाँ क्या होता है दोस्तों? संस्मरण जो होता है संस्मरण में यहाँ क्या होता है?
है, संस्मरण किसी महान व्यक्ति के प्रत्यक्ष संसर्ग को यथार्थ के सहारे अंकित किया जाता है। उदाहरण है रामवृक्ष, वेणुपुरी, बनारसी चतुर्वेदी, काका कालेलकर आदि प्रमुख संस्मरणकार हैं। ठीक है, चलिए संस्मरणकार हैं। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे अपना जो अगला है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका यहाँ पर, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपका, जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर। दोस्तों इसका आंसर मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखना है। वो भी रियल पेपर का सेट ही है और ये भी है। चलिए इन दोनों सेट में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर आ ही नहीं सकता। ठीक है, इसी में से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके आने हैं। ठीक है, चलिए हम आपको डायरेक्ट पेपर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी तरह से उन्होंने रोक लगा दी है। अगर आप डायरेक्ट पेपर दिखाएंगे तो आपको हम आपके ऊपर हम कार्यवाही करेंगे। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट आपको लिखकर उसका सॉल्यूशन बताकर आपको बता रहे हैं। यकीन मानिए इन दोनों सेटों के अलावा आपके एक भी प्रश्न इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और आपके लिए हम एक और सेट लाने वाले हैं, उसको भी आपको पूरा देखना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इनके बाहर आ गया ना तो आप वीडियो को आकर डिसलाइक करके चले जाना। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर देखते हैं, जीवनी व आत्मकथा में अंतर। वैसे तो मैं इसका आंसर पिछली वीडियो में बता चुका हूं, और अगर आपने देख लिए तो बहुत बढ़िया, और नहीं देखी तो जाकर देख लेना। और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर, तो भैया आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं पूरी तरह से। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक अपना 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 दिया हुआ है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9, कहानी तथा उपन्यास में अंतर। दोस्तों इसका भी आंसर हमने पिछली वीडियो में देखा था, लेकिन अब की इस वीडियो में मैंने अच्छे से थोड़ा शानदार तरीके से लिखा है। आप देख सकते हैं कहानी तथा उपन्यास में अंतर। कहानी आप देख सकते हैं, कहानी छोटी होती है लेकिन उपन्यास दोस्तों बड़ा होता है। कहानी में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। चलिए उसके बाद अपना आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। कहानी में एक ही कथा होती है लेकिन उपन्यास में कई कथाएं जुड़ जाती हैं। चलिए उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपना आता है दोस्तों 9 का अथवा उत्तर, नाटक एवं एकांकी में अंतर। अभी हमने 9 मतलब क्वेश्चन नंबर 9 देखा था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, और अब हम इसका देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा। यहाँ पर देख सकते हैं नाटक तथा एकांकी में अंतर। दोस्तों इसका भी आंसर मैं पिछली वीडियो में यहाँ पर पूरी तरह से बता चुका हूँ, अगर नहीं देखी तो देख लेना भाई साहब। बिल्कुल यहाँ पर असली पेपर का सिलसिला चलता है। हमने आपके जितने भी पेपर बताए पूरे में से पूरे क्वेश्चन फंसे हैं भाई साहब, मैंने एक एक से मिलाए थे, और जिसने भी याद किया होगा हमारे चैनल से तो वो पूरे के पूरे में से गर्दा मचा के आया होगा। और यदि कोई बाकी फेक यूट्यूबरों के चक्कर में भी पड़ा रहा होगा, वैसे भले ही उसने हमारे वीडियो देखी लेकिन वो बाकी फेक यूट्यूबर के चक्कर में पड़ा रहा होगा तो उसने अच्छा मतलब गर्दा नहीं उड़ा पाया होगा वो। लेकिन जो हमारे वीडियो से पढ़ के गया होगा वो गारंटी से गर्दा में से गर्दा मचा के आया था। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मुझे कमेंट किया है कि भाई साहब आपका पेपर में से बहुत ही पूरा का पूरा आया था। ठीक है, फिजिक्स का पूरा आया था आपका, इंग्लिश में थोड़े कम क्वेश्चन आए थे, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी जो बायोलॉजी और पूरे के पूरे में से उसमें से पूरे आपके आंसर पूरे के पूरे वही आए थे जो मैंने बताए थे। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अब आपकी बारी हिंदी की है, तो हिंदी में हम आपको गर्दा मचाने के लिए आ चुके हैं फिर से। ठीक है, चलिए उसके बाद हम नाटक और एकांकी में अंतर, तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, और नहीं देखा है तो मैं स्क्रीन पर पिन कर देता हूं, आप देख लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं चित्रपट संगीत व शास्त्रीय संगीत में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते चित्रपट संगीत व शास्त्रीय संगीत में अंतर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों ये जो आंसर है मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, अगर आपने नहीं देखी तो अच्छी बात है और देख लिए तो और अच्छी बात है। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? चलिए गुप्त काल को स्वर्ण कला मतलब गुप्त काल को कला का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? चलिए उसके बाद हम इसका आंसर देखते हैं, गुप्त काल को कला का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। चलिए यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में माना जाता है। मूर्तिकला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में बारहूत, अमरावली, सांची तथा मथुरा कला की मूर्तियों में कुषाण कालीन प्रतीकों
यहाँ पर कुषाणकालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्यकालीन युग की नग्नता के मध्य अच्छे संश्लेषण तथा जीवंतता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। चलिए ये जो अपना आंसर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट का हिसाब कर लेना है यहाँ पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 11वां क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित शब्दों के दो लिखित शब्दों को क्रम में लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित शब्दों क्रम में आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पर इसका पूरा स्क्रीनशॉट करना है। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर मतलब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आप देख सकते हैं 11वीं का अथवा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11वीं का अथवा उत्तर। चलिए अब हम अंतर्व्यक्तिक संचार एवं संचार में क्या अंतर है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अंतर्व्यक्तिक संचार देखते हैं, उसके बाद संचार देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले अंतर्व्यक्तिक संचार क्या दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। सबसे अंतर्व्यक्तिक संचार में आपको लिखना है जब दो व्यक्ति आपस में और प्रत्यक्ष में संचार करते हैं तब उसे अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं। इस संचार में फीडबैक तुरंत मिलता है। चलिए ये जो हमने आपका है अंतर्व्यक्तिक संचार, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर इतना आपको स्क्रीनशॉट कर लेना। उसके बाद हम संचार देखते हैं। संचार में आपका क्या करना है, इतना आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। चलिए देखते हैं। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इस प्रकार संचार और एक स्थान दूसरे स्थान पर चलकर जाना या पहुंचाना, इसका हम देख सकते हैं। इस प्रकार संचार और फिर संचार शब्द बना, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपना क्वेश्चन नंबर 12वां है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां संचार अब यहाँ पर आ चुका है आपका। संचार भाव किसे कहते हैं आप यहाँ पर देख, संचार भाव किसे कहते हैं चलिए देखते हैं। मानव के चंचल विकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव भी आश्रय के मन में उत्पन्न होते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है, जैसे निर्वेद, चिंता, मोह, स्मृति, धैर्य, लज्जा, चपलता, आवेग, हर्ष, ग्लानि, शंका, निद्रा, आलस, असूया, यहाँ पर क्या है, असूया, गर्व, विषाद, उत्सुकता, उग्रता, मति, त्रास, वितर्क, मदद, दीनता आदि। चलिए ये आपका संचारी भाव का है जो आपको पूरा यहाँ से आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वीं का अथवा। चलिए संदेह अलंकार एवं भ्रांतिवाद अलंकार में अंतर। दोस्तों ज़्यादातर सभी सेटों के प्रश्न एक से ही लग रहे हैं, इसलिए आपको इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। चलिए देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आप देख सकते हैं संदेह एवं भ्रांतिकाल अलंकार में अंतर बताइए। चलिए देखते हैं हम संदेह, सबसे पहले देखते हैं आपका संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार को पूरा देखेंगे। संदेह अलंकार आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको इतना क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। चलिए यहाँ से उसके बाद यहाँ समानता के कारण अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है जहाँ संदेह अलंकार होता है। चलिए जहाँ पर मतलब संदेह की स्थिति बनी रहती है समानता के कारण, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। उदाहरण होता है कैगो क्यों पीड़िता भरे है भूमि धूम केतु वीर रस वीर तर पारी सी उधारी है। चलिए आप इसको देख लेना। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पर दिया हो। उसके बाद हम देखते हैं आपका भ्रांतिमान अलंकार में समानता के कारण। भ्रांतिमान अलंकार में समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भ्रांतिमान अलंकार कह सकते हैं। जब समानता के कारण भ्रम उत्पन्न होता है तो उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। आपको नाम से समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं नाक का सूती। आप उदाहरण आप देख लेना, यहाँ पर बहुत डेंजर उदाहरण है। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में दिया हुआ है दोस्तों आपका हास्य रस को उदाहरण सहित समझाइए। हास्य रस है जो आपका, इसे आपको उदाहरण सहित समझाना है। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हास्य रस दिया हुआ है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप हास्य रस। चलिए वेशभूषा, वाणी, सेवा आदि को विकृति को देखकर हृदय में विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य कहा जाता है। यही हास्य विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में बदल जाता है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं इसका उदाहरण। देख सकते हैं आप बिंद के वासी उदासी तपो व्रतधारी महाबीन नारी दुखारे गौतम 3। यहाँ पर आप इसका जो है आपका स्क्रीनशॉट कर लेना, आप अच्छे से बैठ कर पढ़ लेना इसको। चलिए उदाहरण को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर शांत रस का प्रश्न क्रमांक 13 का आप देखते हैं आपका अथवा। चलिए आप अथवा उत्तर देखते हैं। शांत रस का उदाहरण सहित समझाना है। इसमें आपको हास्य रस का उदाहरण सहित समझाना था, इसी के अथवा में शांत रस का उदाहरण सहित समझाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए
रस, शांत रस को उदाहरण सही समझाइए। जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और यहाँ पर आपका दिया हुआ है वेशम में यहाँ पर वैषम्य धारण कर परमात्मा की वास्तविक रूप का ज्ञान होता है, तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। उसके बाद है इसका उदाहरण आप देख लेना। इसको यहाँ पर यहाँ तक इसका उदाहरण यहाँ तक लिखना है और आगे आपको यहाँ पर इसका उदाहरण यहाँ तक लिखना है। चलिए उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको लिखना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, मिश्र वाक्य व संयुक्त वाक्य में अंतर लिखिए। चलिए संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं, जबकि मिश्रित वाक्य में कई उपवाक्य होते हैं। उसके बाद अपना है अगला जो आता है, ये वाक्य योजक के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रधान उपवाक्य होता है। चलिए उसके बाद अपना अगला देखते हैं। अगला जो दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 13 दिया है, यह योजक किंतु परंतु और तथा या इसलिए अथवा आदि होते हैं। उसके बाद अपना है, यह उपवाक्य एक दूसरे से व्याधिकरण योजकों द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे जब तुम कठोर परिश्रम करोगे तब अच्छे अंक पाओगे। इसका जो उदाहरण भी हो जाएगा और इसके उदाहरण यहाँ पर दिए ही हैं। चलिए उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन दोस्तों आपको आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम आधा पेपर एक वीडियो में बताएंगे। चलिए हम यहाँ पर आपको पूरा का पूरा असली पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर आपको इसे पूरा का पूरा याद करना, एक से नोट करके छाप लेना है अपने दिमाग, आँख, नाक, कान सभी जगह छाप लेना। चलिए आपको इन सभी को अच्छे से याद कर लेना है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसी पेपर से रिलेटेड आगे भी और वीडियो मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को समाप्त कर देते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।